नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी लोकसभा चुनाव का। तो इस समय जो है पूरे देश में चुनाव का ही माहौल है और हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने वीडियो में। हमारे साथ में हैं एडवोकेट विवेक जोशी जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। हम इनसे आज जानेंगे कि आज चुनाव का फर्स्ट फेज का चुनाव का जो है संपन्न हुआ है, जिसमें 102 जगहों पर चुनाव हुए हैं पूरे महाराष्ट्र सहित 31 राज्यों में। तो जो मोदी जी का नारा है इस बार की, अब की बार 400 के पार, और ये मोदी की गारंटी भी है कि उन्होंने कई चीज़ों को जो है उन्होंने बोला कि हम इस अगर तीसरी बार 400 पार अगर हम आते हैं तो कई चीज़ों की गारंटी उन्होंने ली है। तो लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या लोगों की गारंटी है कि वो मोदी जी को 400 से ज़्यादा जो है सीटों को विजय दिला पाएंगे। तो इसी पर हम थोड़ा सा बहस करेंगे हमारे सहयोगी एडवोकेट विवेक जोशी जी से कि क्या लोगों की गारंटी सही में है कि 400 पार जो है भाजपा ले पाएगी इस बार। सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, जो अब की बार 400 के पार क्या गारंटी है, आप बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अब की बार 400 के पार जी, इसमें मोदी जी की तो गारंटी है ही है जी, लेकिन इस बार हिंदुस्तान की खुद की गारंटी, हिंदुस्तान की जनता की खुद की गारंटी है कि इस बार वो मोदी जी को 400 के पार देखना चाहते हैं। जी, तो इसमें किसी को असंतोष या अविश्वास होने की क्या जरूरत है। बिल्कुल भाई, जिसने काम किया है जनता उसके गुण गाएगी, जिसने काम नहीं किया जनता उसे 2 बार बाहर फेंक चुकी है और तीसरी बार भी फेंकेगी। बिल्कुल। एक व्यक्ति है जिसने अपनी पार्टी को इस काम करके इस मुकाम पर पहुंचा दिया, इस शीर्ष पर पहुंचा दिया, तो अब की बार 400 पार क्या दिक्कत है उसमें। उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि 400 के ऊपर इस बार बीजेपी को जाना है जी, और मतलब एनडीए को 400 के ऊपर जाना है और बीजेपी को 370 सीट के आसपास लानी है। तो आज आप देखिए, जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता है, वो आज मोदी जी की ये बात सुनकर समझकर वो उसी दिशा में काम कर रहा है। अभी आज की डेट में कोई पहली बार तो मोदी जी ने ये बात नहीं कही। बिल्कुल। इससे पहले उन्होंने कहा कि अब की बार हम जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की बना देंगे। तो लोगों ने 5 ट्रिलियन के टारगेट को लेके काम करना शुरू कर दिया और आज हम उस टारगेट के बहुत नजदीक हैं। तो जब आपके सामने कोई टारगेट होगा तभी तो आप काम करोगे। बाकी की जो पार्टियां हैं, जो एंटी मोदी पार्टी हैं और एंटी भाजपा पार्टी हैं, या मैं कहूं आज की डेट में सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं, एक तो नेशनलिस्ट और एक नॉन नेशनलिस्ट। जी, तो जो नॉन नेशनलिस्ट है उनको दिक्कत है। आज वो भी यही बात कर रहे हैं कि मोदी जी को 400 पार जाने से कैसे रोक दें। वो ये नहीं कह रहे कि हम जीतने से कैसे रोक दें या हम कैसे जीत जाएं। उनकी स्ट्रेटेजी है 400 पार नहीं जाने देंगे हम मोदी जी को, चाहे 399 पे रोक दें। जी, ऐसा उनका मन है। बस 400 नहीं, मोदी जी ने 400 कहा। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी 500 कह देते तो ज्यादा अच्छा रहता। कोई दिक्कत नहीं है सर। सर, अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि 400 पार, तो अब जैसे उत्तर प्रदेश में उनको पूरा भरोसा है, मध्य प्रदेश में पूरा भरोसा है, बिहार में भी अब लगभग भरोसा हो गया कि नीतीश कुमार जी आ गए हैं, राजस्थान में पूरा भरोसा है, गुजरात में पूरा भरोसा है, महाराष्ट्र में भी अभी असमंजस स्थिति है बनी हुई है। 48 में से 45 सीट बीजेपी और सहयोगी पार्टी जो चाहती थी कि 45 सीट से ज़्यादा हमारे, क्योंकि 42 उनकी ऑलरेडी है और 45 सीट का उनका टारगेट था। लेकिन वो यहाँ पर स्थिति थोड़ा बिगड़ती दिख रही है। अब दक्षिणी तरफ जाते हैं, दक्षिणी तरफ जो है भाजपा का जो एक मास लीडर जो होना चाहिए उस तरफ दिख नहीं रहा है। लेकिन दक्षिण में जो प्रयास चालू है मोदी जी का, लगातार जो सभाएं हो रही है, आप क्या मानते हैं कि दक्षिण की तरफ जो है बीजेपी की, खासकर तमिलनाडु और कर्नाटक की बात करें तो कितना भरोसा हम दिला सकते हैं मोदी जी को? सर, मोदी जी तो खुद सबसे ज्यादा भरोसेमंद आदमी है। हम उनको क्या भरोसा दिलाएंगे? हम लोगों की तरफ हमको भरोसा दिला, लोगों की तरफ क्या गारंटी दे सर हम? देखिए, लोगों की तरफ से जो गारंटी है वही गारंटी है कि सबसे बड़ी बात इस बार जो हो देश में जो हो रहा है कि मोदी जी का प्रचार मोदी जी खुद तो कर रहे हैं, जनता खुद प्रचार कर रही है मोदी जी का। 2 नारे इस समय चल रहे हैं जी। आप किसी से भी पूछ लो, अब की बार 400 पार। अभी अब की बार 400 पार कम से कम अभी 3 मिनट में हमने कम से कम 15 बार बोल दिया होगा जी। आप यही चीज देखो, बाजार में जाइए, लोगों के घर में जाइए, सब जगह यही चर्चा है। और दूसरी, कहीं भी आप किसी चौपाल पे बैठ के आज आप चर्चा करो तो वहां पे क्या हो रहा है, सारा आदमी कहेगा हाँ भाई ये मेरे मुद्दे हैं, लेकिन आएगा तो मोदी। हाँ, आएगा तो मोदी। तो जब जनता ही ये कह रही है आएगा तो मोदी है, तो उसे कौन हटा पाएगा? सब
आना, इसका मतलब मोदी जी नहीं है जी। अब बची आपकी बात सर कि भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये किस पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दम भर रही है, मैं आपको इस बारे में क्लियर बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक सीईओ ड्रिवन कंपनी है जी। पार्टी तो जरूर है, लेकिन उसके वहां पे कॉर्पोरेट कल्चर है जिसमें उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी प्लान कर रखी है। और ये साउथ की स्ट्रेटेजी आप देखो बीजेपी ने किस तरह से काम किया। पहले आप बोलते थे कि बीजेपी सिर्फ ब्राह्मणों की पार्टी है, फिर बीजेपी में बनिया लोग मिल गए तो आपने बोला अब ये ओबीसी पार्टी हो गई, फिर ओबीसी मिल गए तो अब बीजेपी ने अपने को प्रोविजन बनाया कि हमें नेशनल लेवल की पार्टी करनी। तो सबसे पहले उन्होंने ईस्ट पे काम किया, पूरा ईस्ट फतेह कर दिया उन्होंने। आज आप बताओ जहां पे कभी भाजपा नहीं जीतती थी, आज की डेट में पूरे ईस्ट में हेमंत विश्व शर्मा जैसे व्यक्ति जो है आज हमारी पार्टी में बैठे हैं और मतलब वो जीत की तरफ एक बार नहीं दो बार नहीं कंटिन्यूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जहां कांग्रेस की तूती बोलती थी वहां कांग्रेस को उन्होंने निपटा दिया। अब इसी तरह से बीजेपी ने 2014 में ये रियलाइज कर लिया था कि भाई हमको अगर 2019 का इलेक्शन जीतना है तो हमें ईस्ट चाहिए और 2024 का इलेक्शन हमें जीतना है तो हमको साउथ चाहिए जी। तो उन्होंने अपनी साउथ की स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर रखी। और आप ये देखिए कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता, किसी भी आदमी को जितनी रैली मोदी जी ने साउथ इंडिया में जाके करी जी, उतनी रैली आज तक किसी ने नहीं करी। आपको याद होगा कि एक बार शी जिनपिंग हिंदुस्तान आए थे, मोदी जी ने उनके साथ मिलने के लिए तमिलनाडु में मीटिंग रखी थी उनसे। तो आपको क्या लगता है कि वो दिल्ली में मीटिंग नहीं कर सकते थे, या मोदी जी हिमाचल में मीटिंग नहीं कर सकते थे, या शिमला में चले जाते, या कुल्लू मनाली में चले जाते? वो गए क्यों? वो तमिलनाडु में गए क्योंकि उन्हें चाइना को तमिलनाडु दिखाना था और तमिलनाडु की जनता को उन्हें आश्वस्त करना था कि भाई हम तुम्हारे बारे में भी सोचते, हम पुराने नेताओं के जैसे नहीं है। सेम चीज उन्होंने तेलंगाना में करी, सेम चीज उन्होंने आंध्रा में करी, सेम चीज उन्होंने कर्नाटका में करी। अब कोई ये कहे कि भाई बीजेपी का कोई लीडर नहीं है साउथ इंडिया में, तो सर ये तो मैं नहीं मानता। बीजेपी ने अपनी लीडरशिप में बहुत मजबूती से इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अभी तमिलनाडु में अन्नामलाई भाई बहुत बड़े लीडर हैं। आप देखो आज उनकी सभाओं में मतलब भीड़ आ रही है, और वो भीड़ आ भी रही है तो उस भूतपूर्व आईपीएस ऑफिसर को कितना प्यार करती है। ये भीड़ ऐसी नहीं है कि रुपये पैसे देकर लाई गई हो, ये उनके कामों की वजह से भीड़ आई है। अभी आप कर्नाटक में चले जाइए तो वहां पे इनके ही पैरेलल यंग जनरेशन में तेजस्वी सूर्या खड़े हैं। बीजेपी के पास हर स्टेट में आज की डेट में एक लोकल चेहरा है जिसके दम पे वो इलेक्शन लड़ रही है, और बीजेपी के पास अलायंसेज हैं। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को हम रोक देंगे, भाई रोक के दिखाओ, कैसे रोक दोगे तुम? कोई चांस नहीं है सर, कोई किसी को शुभ शंका नहीं होना चाहिए। और महाराष्ट्र का भी मैं आपको बता दूं, अभी तो महाराष्ट्र का चुनाव शुरू ही हुआ है। आप देखते जाइए चुनाव होते होते महाराष्ट्र में किस तरह के गुल खिलेंगे। और 40 और 45 कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हो सकता है। अभी जितने भी लोग दिखा रहे हैं, कोई कह रहा 30 आएगा, कोई कह रहा कुछ आएगा। कुछ दिन पहले तो यही चैनल लोग जो होते हैं ये क्या कह रहे थे कि बीजेपी के 18 भी नहीं आएंगी, अभी उन्होंने 30 कर दी। तो चुनाव का रिजल्ट जून में आते आते ये 45 कर देंगे, आप देखिएगा, निश्चिंत रहिए सर जी। 400 के पार 100%। अब तो विपक्ष जो है सीधा ईवीएम पर आरोप अभी लगाना शुरू कर दिए। इसका मतलब हम समझ जाएं कि उनकी मतलब तैयारी पूरी तरह से कि अब ईवीएम को बदनाम करके जो है हार का कीड़ा उनके ऊपर मर देंगे, यानी अभी हार मान ली है, ऐसा मान सकते हैं? सर ये तो पहले ही हारे हुए हैं जी। आप लड़ाई में जाने से पहले उन्होंने जो है कैप्टन को जो है बदनाम कर दिया कि कैप्टन ही मतलब कि मेरा तो सवाल ये है कि इनमें से लड़ाई में गया कौन? इनका खुद का कैप्टन कौन है जी? भाई आज की डेट में सर एक होता है पक्ष और एक होता है विपक्ष। विपक्ष का एक नेता होता है, प्रतिपक्ष का एक नेता होता है, और एक इनका नेता होता है जो रूलिंग पार्टी है। रूलिंग पार्टी में आज की डेट में आपके सामने चेहरा क्लियर है कि हाँ भाई नरेंद्र मोदी जी। आज आप अगर ये भी बात कर रहे हैं तो अगर कहेंगे भाई नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन, तो आज आप बात करते हो योगी जी की बात करते हो, हेमंत विश्व शर्मा जी की बात करते हो, आप अमित शाह जी की बात करते हो कि भाई ये सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बीजेपी की तैयार है। आप मुझे बताओ कांग्रेस में कोई दिखता ही नहीं। आज उनकी लीडरशिप क्या है? उनके नेता छोड़ छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। अब आपको हर एक के घर में मतलब ईडी आके धमका रही है और उसकी वजह से हो रहा है, तो फिर तो ये ईडी राहुल गांधी जी के घर भेज दें, वो भी भाजपा में शामिल हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल। तो ये कोई बात नहीं है। और सर जहां तक की बात लोगों के सामने, मोदी जी के सामने खड़ा होने के लिए है कौन? कोई लोग ऐसे ही तो कह रहे हैं आएगा तो मोदी।
अच्छा ठीक है जी, आज लालू जी का भाषण सुन लिया, आज हमने राहुल जी की बात सुन ली, उसके बाद हमने, अब केजरीवाल जी तो जेल में हैं तो वो तो कह नहीं सकते, लेकिन उनकी धर्मपत्नी की हम बात सुन रहे हैं, संजय सिंह जी की हम बात सुन रहे हैं। सारी बात सुनने के बाद भीड़ कहती यार आएगा तो मोदी। हमने सुन लिया आपकी बात, हमने ताली बजा ली, आएगा तो मोदी। सर ये क्यों हुआ? आप देखो, लोगों को बड़ा क्लियर दिखता है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया, सड़कें बनी। आज मैं यहां से कहता हूं, आप अगर महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ आप जाओ तो रास्ते में बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं, आपको सारी दिख रही हैं। उन सड़कों के चारों तरफ, दोनों तरफ, सड़कों के दोनों तरफ ढाबे दिख रहे हैं। तो जो उन ढाबे में काम कर रहे हैं वो क्या है? वो एम्प्लॉयमेंट है। उन्हीं ढाबों के अंदर बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं, जिनके अंदर लोग सामान बेच रहे हैं, आर्टिकल्स बेच रहे हैं, उनमें लोग काम कर रहे हैं। जो गांव के लोग थे वही वहां पे आके काम कर रहे हैं, और वही गांव के लोग जो अपनी, आज की डेट में आपने कभी सोचा था कि मिट्टी की बोतल बिकेगी? अब क्या ये एम्प्लॉयमेंट में नहीं गिना जाएगा? अब मजाक बना लो आप कि भाई पकौड़ा तलना, सर पकौड़े का टर्नओवर किसको पता कितना हो रहा है? वड़े पाव वाले का टर्नओवर कितना हो रहा है? वड़ा पाव बेच के आदमी मर्सिडीज बेंज में घूम रहा है। कलकत्ता में एक लाली छंगानी आप देखते होंगे यूट्यूब पे, वो क्लब कचौरी बेचते हैं, वो बेच बेच के उनके पास मर्सिडीज है। अब आप मजाक बनाने को कह दो कि भाई बड़ा पाव वाला, अरे भाई क्यों, क्या दिक्कत है? चाय वाला नागपुर का देखो, वो बबली, क्या बात, नागपुर वाला बबली क्या नाम है? नागपुर वाला वो इधर वाला है सर, गुजरात वाला है जो, नहीं नागपुर का है, लंबे बाल वाला चश्मा लगाता है वो भी है। तो सर ये कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया, सड़कें बनवा दी, आज की डेट में एयरपोर्ट बनवा दिए। उसके बाद मोदी जी ने, सबसे बड़ी बात है जो काम करा भाई, वंदे भारत। आज आप सोचो कि आपकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, किसी ने ये दिमाग नहीं लगाया कि हम रेलवे लाइन को भी एक्सपेंड करें, हम नई तरह की फैसिलिटी दें। वही पुरानी छकड़ा रेलवे चल रही थी, वही चल रही थी। आज किसी ने तो दिमाग लगाया कि सर मैं इलेक्ट्रॉनिक बसें लाऊंगा, वो इलेक्ट्रॉनिक बस बनाने में लोग नहीं लगेंगे क्या? या वो बैटरी बनाने में हिंदुस्तान में लोग नहीं लगेंगे? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। आप कहोगे नहीं नहीं हिंदुस्तान में बहुत बेकारी है, ईवीएम बिल्कुल खराब है। बेकारी वाला सरकारी जॉब नहीं है, सरकारी जॉब तो हर किसी को नहीं मिल सकता ना। अब सर सरकार तो वैसे ही कंपनियां बंद कर रही है, वो तो कह रही है भाई हमें काम नहीं करना, तुम काम करो, हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे। सर वही होना भी चाहिए। इसके ऊपर सर अभी ये ईवीएम देखिए जो इन्होंने करा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड। भाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड में समस्या क्या थी? कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को खारिज कर दिया। आप मुझे एक भारतीय जनता पार्टी का नेता बताओ जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ गलत टिप्पणी कर रहा हो या कुछ कर रहा हो। सबने मुंह पे चुप्पी साध ली, जजमेंट को हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिया। अगर यही चीज कांग्रेस के साथ हुई होती तो यार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी कर रहे होते, करते नहीं रहे होते, ये करते हैं जी। यही चीज इन लोगों के साथ हुई होती। अगर कन्हैया कुमार के बारे में सुप्रीम कोर्ट कुछ कह दे तो सुप्रीम कोर्ट खराब, लेकिन वही अगर सुप्रीम कोर्ट लालकृष्ण आडवाणी जी के बारे में कुछ कह दे तो सुप्रीम कोर्ट ठीक। ऐसा जो तुमने माहौल बना रखा है, जरूरी नहीं ना जनता तुम्हारी बात वो मान लेगी। अब तुम जानबूझ के ईवीएम की शिकायत लेकर प्रशांत भूषण जी फिर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे क्या पूछा, यार तुम पूरे सिस्टम को नीचे लाने की क्यों कोशिश करते हो? कहीं तो भरोसा करो, कहीं तो भरोसा करो। अरे ईवीएम में ऐसा है क्या जो सब उसे हैक कर लेगा? कल तो बोलेंगे हमारा वोटरों पे भरोसा नहीं। अब सर आज वोटर ही गलत है सर। अब जैसे आज मैं आपको बोल रहा हूँ, चलो ईवीएम गलत हो सकता है जी। आप कह रहे हो, एक मिनट को मान ले आर्ग्यूमेंट के सेक पे कि भाई ईवीएम में हैकिंग हो सकती है, कर ली ईवीएम में हैकिंग। तो जो एग्जिट पोल करके आते हैं उसकी हैकिंग कौन कर रहा है? भाई ऐसा तो नहीं कि मीडिया जो है तुम्हारे पास है या भारतीय जनता पार्टी के पास है, दोनों तरफ के पास बराबर लेवल का मीडिया, हर एक आदमी अपना सर्वे करा रहा है। अरे तुम अपने खुद के सर्वे में हार रहे हो, एग्जिट पोल में भी तुम ही हार रहे हो, तो फिर ईवीएम को क्यों गाली देते हो? भगवंत मान वहां जीत जाए तो ईवीएम ठीक है, केजरीवाल जी दिल्ली में जीत जाए ईवीएम ठीक है, आप झारखंड में जीत जाओ ईवीएम ठीक है, मध्य प्रदेश में आप हार जाओ भाई ईवीएम में धांधलेबाजी हो गई, राजस्थान में गहलोत साहब जीत गए ईवीएम ठीक है, अगली बार तुम्हारी सरकार हार गई वहां पर तो ईवीएम खराब है। तो सर ये जैसे एक बच्चा रोता है ना कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप गप, तो इनका वही हाल है। इसमें आप कोई शुभ शंका मत रखिए। बिहार इस बार बीजेपी के फेवर में है और ये बार बार यही कहते हैं कि जिस जगह पे बीजेपी ने मैक्सिमम सीट जीती है वहां पे सीट उसकी कम होगी। क्यों कम होगी? मैं तो ये पूछता हूँ, क्यों आपको अनुमान है क्यों कम होगी? आप मुझे कोई 10 रीजन बताओ कि वहां पे बीजेपी की सीट कम होगी, क्यों कम होगी? मैं तो कहता हूँ वहां उतनी ही रहेंगी। और बाकी के जैसे तमिलनाडु है, आंध्रा है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब इस बार आपको सरप्राइज देगा सर।
आप देखते रहिए, पंजाब इस बार सरप्राइज देगा। पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और दिल्ली है। दिल्ली में तो बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद क्या सहानुभूति मिल सकती है अरविंद केजरीवाल को? सर मैं तो ये कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टियों के जितने भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ में लोग काम कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है ये भी चाहते थे कि जी इनका जल्दी से जल्दी हिसाब हो। अच्छा। क्योंकि केजरीवाल जी के खिलाफ कंप्लेन करने वाले तो कांग्रेस ही थे जी। अब आप कह रहे हो नहीं केजरीवाल जी बहुत बढ़िया आदमी, उन्होंने आपने तो आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते। कंप्लेंट तो आपके टाइम में हुई, शराब घोटाले की कंप्लेंट तो आपने करी, आपकी कंप्लेंट पे इन्वेस्टिगेशन कराओ, उसमें किसी को सबूत मिल गए तो भाई आदमी तो अंदर जाएगा ही सर। और केजरीवाल जी के अंदर जाने से किसी को कोई सहानुभूति नहीं है, किसी को कोई सहानुभूति नहीं है, किसी तरह की बाजार में कोई सहानुभूति नहीं है। उल्टा लोग खुश हैं, लोग जो बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ, सहानुभूति उसे होगी जो रोहिंग्या होगा, भाई मेरा मसीहा जेल चला गया क्योंकि उसको 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही थी, उसको आधार कार्ड फ्री मिला हुआ था, बाकी किसको दिक्कत होगी? हम उसको लाएंगे जो राम को लाए हैं, ये स्लोगन जो है कितना सार्थक बैठेगा इस चुनाव में? ये तो लगभग मेरे ख्याल से जनवरी में उद्घाटन हुआ राम मंदिर का, उसके बाद क्या लगता नहीं इसका असर थोड़ा थोड़ा धीमा चलता हुआ जा रहा है? क्या चुनाव प्रचार में इसका जोर लग सकता है आगे चल के? अभी जिस तरह से सूर्य का किरणों सूर्य का ये किया गया सर, जो राम को लाए हैं उसे तो ये देश अपने आप ही लाएगा जी, उसे कोई नहीं रोक सकता। और जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, ये नारा भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं दिया, ये तो नारा जनता में अपने आप आया जी। तो इसका मतलब जनता इस बात को रिकॉग्नाइज करती है कि भाई राम को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब भगवान राम के आने से इस देश में भगवान राम का मंदिर दोबारा से बनने से क्या होगा? कैरेक्टर बिल्डिंग चालू हो रही है। आप राम के चरित्र को पढ़ेंगे आपका कैरेक्टर बनेगा, आप भगवान कृष्ण के चरित्र को पढ़ेंगे आपका कैरेक्टर बनेगा, आप छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ेंगे आपका कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ेंगे आप उनको तो आपके पास आज की डेट में बहुत बड़ी चीज है। और जितना भगवान राम को मानने ना मानने वाली जो भी बात लोग करते हैं, प्रो राम और एंटी राम वाली जो बात है, तो एंटी राम का तो सफाया 100% है सर, कोई चांस नहीं है। और भगवान राम हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मुद्दा थे, जो इस देश में रहने वाले हिंदुस्तानी थे उन्होंने बहुत देर इंतजार किया, बहुत देर उन्होंने भगवान राम का इंतजार किया और इंतजार करने के बाद आज मंदिर बना है। पहले आप कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी। तो अब जिन्हें तारीख चाहिए थी, मुझे तो ऐसा लगता है कांग्रेसी भी इनको वोट करने लगेंगे, क्योंकि कांग्रेस में भी जो छुपा हुआ हिंदू था वो भी भगवान राम के इनके प्रताड़न से इतना शुद्ध हो गया कि उसने बाहर छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। प्रोफेसर गौरव वल्लभ बहुत बड़ी शख्सियत है, जो नहीं जानते मैं उनके बारे में बता दूं कि अगर वो एक लेख लिख दे इकोनॉमिक टाइम्स में फाइनेंशियल कंडीशन के बाद, तो फाइनेंस मिनिस्टर भी उस लेख को पढ़ता था, उनकी ऐसी शख्सियत थी। उन्होंने भारत कांग्रेस क्यों छोड़ी? इसीलिए छोड़ी क्योंकि वो राम को गाली नहीं दे सकते थे जी। और रोज मोदी को गाली नहीं दे सकते थे और रोज अडानी को गाली नहीं दे सकते थे। सर आपके पास मुद्दा क्या है? मोदी जी ने तो आपके सामने 2047 का प्लान दे दिया, मैं रहूं या ना रहूं, मैं देश को ये दिशा दे के जा रहा हूं, देश ऐसे चलेगा। आपने क्या दिया? अडानी चोर है, अंबानी चोर है, ये चोर है, वो चोर है, सब चोर है, खाली आप ईमानदार हो। आप यंग इंडिया अखबार खा जाओ तो भी आप ईमानदार हो। आप ऐसा कौन सा बिजनेस करते हो कि भाई आपकी जो एसेट्स हैं, जो कैश आपके पास है वो इतना बढ़ रहा है? अगर ये सवाल कोई पूछ ले तो वो चोर है। जब तक लोग एंटी नेशनलिस्ट के बारे में सही बात करते हैं वो लोग सही माने जाएंगे, और जैसे ही किसी भी देश में नेशनलिज्म की बात होने लगेगी तो जो नेशनलिस्ट पार्टी वाले लोग हैं वो सब बेकार हो जाते हैं। आप किधर भी देख लो जी, किसी भी कंट्री में चले जाओ वही है। लेकिन जो होना है वो होना है। मोदी जी की किस्मत में तीसरी बार भारत की अगुवाई करना, भारत का पंत प्रधान बनना लिखा है और वो जरूर करेंगे। फिर शगुफा चलाते हैं कि मोदी आएंगे तो भाई संविधान को बदल देंगे। अरे संविधान में ही लिखा है कि संविधान को बदला जा सकता है। तुम्हारी जो दादी जी हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने तो सबसे ज्यादा बार संविधान बदला, तब तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ।
और एक आदमी ने कहा भी नहीं कि मैं संविधान बदल रहा हूं, आप जबरदस्ती नैरेटिव चला रहे हो मैं संविधान बदल रहा हूं। कोई संविधान बदला नहीं जाने वाला, क्योंकि संविधान और श्रीमद् भगवद गीता हिंदुस्तानियों के दिल में है। इसमें किसी को कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। अब की बार 400 के पार। धन्यवाद सर। तो हम जो है आप लोगों से पूछते हैं कि मोदी जी की जो नारा है अब की बार 400 के पार, क्या आप लोग गारंटी दे सकते हैं इस पर? तो गारंटी देना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखना चाहिए कि अब की बार 400 के पार क्या ये सही विकल्प हो सकता है, क्या ये आगे इसका परिणाम आ सकता है, आ सकता नहीं आएगा, ऐसा आप कमेंट में लिखिए। और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर।